जो क्वेश्चन दिया गया हमारा पहला, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये हमारा हैदराबाद में है। अब कुछ को लगा होगा कि सर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है। कटक में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान नहीं है, तो कटक में क्या है? तो याद रखना, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित। केंद्रीय चावल पूछा जाए तो बताना कटक, और अगर पूछा जाए भारतीय चावल अनुसंधान तो हैदराबाद होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम में कि जो हम टारगेट बना के जाते हैं कि हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, उतने हो नहीं पाते। उसका यही रीजन होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमने या तो गलत पढ़े होते हैं या हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। बस उसी जल्दबाजी को नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन करेंगे अपना विस्तार पूर्वक करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। एक एक पॉइंट उठाया गया है, ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो आपकी बाहर चली जाए। ठीक है, ये हमारी जीएस की प्रीवियस पेपर की सीरीज है। जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ आए हैं सबको अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लास्ट में अपना रिव्यू देना जैसा भी आपको लगता हो। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या होती है? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या होती है? राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? तो राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जबकि राष्ट्रपति का पद जो होता है हमारा किसके समान होता है? तो ब्रिटेन के महारानी, तो महारानी के समान, और उस समय राजा हो तो राजा के समान होता है। किसके समान होता है? तो बताना ब्रिटेन के राजा के। और पद लिया कहां से? अमेरिका। दोनों अलग अलग चीजें आपको याद रखना है। इससे अलग राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, एक ट्रिक है राष्ट्रपति की, पकानी ओका दुयो दसम। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब देखो पैसे क्या दिया गया है? तो पैसा आता है हमारे राष्ट्रपति का पद। पैसे क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद आता है। कैसे क्या आता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नीति होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नी से क्या होता है? तो बताना, नी से होता है राष्ट्रपति का हमारे निर्वाचन किस रीतियों से होता है। उसके बाद को से क्या होता है? को से होता है हमारा कोटा, कि राष्ट्रपति की जो रीति होती है चुनाव की, जो गुप्त पद्धति द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगले का से क्या है? इसमें आता हमारा कार्यकाल, कि हमारे राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है दो से जो दिया गया है, इसमें होता है दोबारा, कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, इस अनुच्छेद में बोला गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अभी अनुच्छेद भी देखेंगे। उसके बाद जो दी गई है योग्यता। उसके बाद नेक्स्ट दशा दी गई है, क्या क्या? राष्ट्रपति की कुछ दशा मतलब शर्तें होती है। और नेक्स्ट अगले से शपथ, कि हमारे राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, शपथ का प्रावधान। और उसके बाद नेक्स्ट महाभियोग, कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से। और आपको एक चीज और याद रखनी कि हमारे संविधान में जो महाभियोग है ये सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट महोदय के लिए है और किसी के लिए नहीं है। सभी को राष्ट्रपति की जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जबकि महाभियोग सिर्फ किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो इसके जो अनुच्छेद दिए गए हैं महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अनुच्छेदों को देखते हुए चलते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद जो हमने अमेरिका से लिया है, ये हमारे अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान है। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति 53 में आ जाती है। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। उसके बाद कोटा हमारा यहाँ पर आया 55। उसके बाद जो हमारा दिया गया है कार्यकाल कितने में आ जाएगा? 56। दोबारा कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 57 का प्रयोग कर कर गए थे, क्योंकि वो हमारे दोबारा राष्ट्रपति बने थे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट योग्यता जो आती है हमारे कौन सा अनुच्छेद में आती है? तो 58 में योग्यता का प्रावधान। योग्यता के बाद जो आ जाएंगी हमारी दशा शर्तें 59 में। शर्त क्या होती है? कि राष्ट्रपति अपने सरकारी आवास का प्रयोग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट शपथ का प्रावधान किसमें? 60 में शपथ है। और बात कर लेते हैं हम महाभियोग की, तो महाभियोग आ जाता है हमारा
61 में। अब बात कर लेते हैं जो मैंने 62 लिखा था, 62 में क्या प्रावधान है तो बताना। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव कराने की पद्धति हमारे अनुच्छेद 62 के अंतर्गत है। जैसा आपने इसी बार देखा होगा कि ये जो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ है, इससे पहले ये पता चल चुका था कि कौन हमारे राष्ट्रपति होने वाले हैं, तो ये बोला गया 62 में। तो आप देखो 52 से लेकर 62 तक 10 अनुच्छेद यहाँ पर समाप्त हो गए। इसी तरह से आप करते चलो कंप्लीट कि हमने कहां से पद लिया, क्या क्या चीजें हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे विस्तार पूर्वक अपना करते हुए चलेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की जो आयु होती है, तो बताना कोई आयु नहीं होती है सर। अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु की समय सीमा नहीं है, कितने भी समय तक हमारे राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि कम से कम आने के लिए है कितनी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसमें आती है 35 वर्ष की आयु, ना कि आती है अधिकतम आयु। अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, चाहे 99 बनो या 98 बनो, 50 में बनो या 60 में बनो, तो अधिकतम आयु नहीं है, न्यूनतम है 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आया हमारा, देखो जो दिया गया है, क्या धन विधेयक राज्यसभा में आ सकता है? राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, क्या हमारा धन विधेयक राज्यसभा में आ सकता है? ऑप्शन दिया गया है नहीं, उसके बाद जा सकता है, आपातकाल स्थिति में जा सकता है, जब लोकसभा भंग हो जब जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन है हमारे जब आए हैं, जब हमने एग्जामों में पहले देख लिए, और उसी आधार पर हम अपना सोल्व करते हैं और उसी पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या धन विधेयक, सभी को पता है धन विधेयक के बारे में कि हमारे धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में आता है? 110 में। कुछ अनुच्छेद है आपको याद रखना, जैसे अनुच्छेद 109, इसमें क्या है तो बताना, हमारे धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया क्या है कि ये लोकसभा में जाएगा ना कि राज्यसभा में। ये प्रक्रिया है, ये बोला गया अनुच्छेद 109 में कि धन विधेयक कहां जाएगा, हमारा लोकसभा में जाएगा ना कि राज्यसभा में। लेकिन अगर प्रक्रिया के तहत हमारी लोकसभा भंग हो चुकी है, तो इसी प्रक्रिया में बोला गया है यदि हमारी लोकसभा भंग हो चुकी है तो हमारा धन विधेयक जा सकता है कहां? राज्यसभा में। ठीक, तो ये बोला गया है अनुच्छेद 9 जो आप पढ़ते हो कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है कि सिर्फ लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। लेकिन लोकसभा भंग है तो जा सकता है राज्यसभा। तो आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर। अनुच्छेद 9 इस बात को बताता है। जबकि इससे अलग जो आपको याद रखना अनुच्छेद आता है 110। इसमें क्या है, अनुच्छेद 110 में हमारे धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा पूछी जाए तो अनुच्छेद 110 में। 111 में क्या है तो बताना, इसमें धन विधेयक पर हमारे राष्ट्रपति की अनुमति होती है। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। क्या क्या आएगा तो पहले बताना, प्रक्रिया, परिभाषा और अनुमति। 9, 10, 11 एक साथ आप इन्हें चिपका सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या धन विधेयक राज्यसभा में जा सकता है? तो कहना जा सकता है। किस कंडीशन में? सर जब लोकसभा भंग होगी और पैसे की आवश्यकता होगी तब हमारा धन विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स है, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं होगा, ना ही ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिससे ना समझाया जाए और चीजों को ना बताया जाए। क्वेश्चन देखो जो हमारा दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सभी को पता है हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो है। लेकिन क्या अभिप्राय है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में? आपको याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसे अपनाने वाला पहला देश पूछा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश हमारा फ्रांस था। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। और हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है? हमारे यहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन इससे अभिप्राय क्या है तो बताना, अभिप्राय क्या है इसमें? सरकारी एवं जो सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का एक साथ क्या हो,
सह अस्तित्व हो, ये क्या कहलाता है? हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है, लेकिन अपनाने वाला पहला कौन था? याद रखना, फ्रांस था। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारा अर्थव्यवस्था से ही है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है। अपना एक टारगेट रहता है, क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं है, बस एग्जाम में आना चाहिए, उसके लिए हम 100% लगा देंगे। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, क्या बोला गया है। देखो आए हुए क्वेश्चन है सब। यह सत्य है कि विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जाता है, मतलब किस रूप में पूरे विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर हमारी अर्थव्यवस्था को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक, खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था। क्या हमारे यहाँ खाद्य की कमी है? ऐसा तो नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, दूसरा जो दिया गया है, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या जो लास्ट दिया गया है, एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। देखो पूंजी के आधार पर नहीं है, काट दो। इन दो के आधार पर बताओ किस में होगा, या तो हमारा श्रम होगा या हमारा व्यापार होगा। आप बताइए किस रूप में विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जा सकता है। इस जगह क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी होती नहीं है, इस तरह से होगी कि आपको उम्मीद भी नहीं होगा, बस समझाने वाली बात है। तो याद रखना किस आधार पर होती है हमारी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जाता है? श्रम आधार पर, श्रमिक आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, आगे भी आने वाले होंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट, अंटार्कटिका के बारे में बोला गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, बताइए। महाद्वीप के बारे में बात हो रही है, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके बारे में बोला गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। पहले तो ये याद रखना कि इस पर 98% बर्फ है, सिर्फ 2% क्षेत्र ऐसा रहता है जो अपना कभी कभी इस पर धूप चली जाती है, वरना वो भी नहीं जाती है। उसके बाद यहाँ पर कोई देश नहीं है, किस महाद्वीप में देश नहीं है यही बताना। किस महाद्वीप में मच्छर नहीं पाए जाते, वो भी आपका यही हो जाता है। उससे अलग की जानकारी, इस महाद्वीप के कुछ उपनाम आते हैं, जैसे इसे हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। इसे ही और क्या बोलते हैं? बर्फ से घिरे होने के कारण इसे ही हम श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। जबकि वैज्ञानिक यहाँ अपनी शोध करते हैं, इसे हम वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहते हैं। तो गतिशील, श्वेत और वैज्ञानिकों का महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? भारत का स्थायी केंद्र कौन से स्थान पर है, या किस स्थान पर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वीन मैरीलैंड पर है जो स्थान है। लेकिन हमारे केंद्र है कौन कौन से? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और आपने रख भी रखी होगी। गुड मॉर्निंग भारती। हमारे कितने केंद्र हैं यहाँ? तो बताना हमारे 3 केंद्र हैं। पहला क्या है हमारा? तो बताना। पहला आता दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा? मैत्री। और भारती से क्या होता है? भारती। इनका क्रम भी आता है इसी तरह से, याद रखना। पहला केंद्र कौन सा था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर? तो बताना गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री। कब लगाया गया था? तो बताना 1982-83 में। देखो वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है, यहाँ तूफान आया था और ये वर्तमान में कार्य करना इसने बंद कर दिया हमारे दक्षिण गंगोत्री ने। उसके बाद बात कर लेते हैं मैत्री, कब लगाया गया था? 1991-92 में लगाया गया, आज भी कार्यरत है। उसके बाद जो हमारा सबसे नया केंद्र है अंटार्कटिका में, ये कौन सा है? भारती। कब लगाया गया? 2012 में लगाया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको याद रखना अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। सही है, इसके नाम और जो हमारे केंद्र है वो किस जगह है, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो अपनी तरफ से बनाए, जो एग्जाम में आए हैं उन्हीं पर डिस्कस करते चलते हैं कि भविष्य में इससे संबंधित आए तो गलत ना हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? बताइए किसके बारे में? रिपीट होता रहता है, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन चलता रहता है। किसके बारे में ये बात हो रही है? बात कर लेते हैं पहले अपने संसद के बारे में।
संसद के बारे में पूछा जाए, संसद का जन्म कहां हुआ था, तो बताना संसद का जन्म हुआ था हमारे ब्रिटेन में। जबकि ये जो संसद है, जो शब्द है ये संसद शब्द, ये किस भाषा का है, तो ये हमारा फ्रांसीसी भाषा का है। शब्द पूछा जाए तो फ्रांसीसी, जन्म कहां हुआ था, ब्रिटेन में, संसद के बारे में है, दोनों चीजें। हमने भी संसद को अपना ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है, याद रखना। संसद के कितने अंग होते हैं, अंग, तो बात करना, अंग होते हैं 3। कौन कौन सा, एक होता हमारा राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रेसिडेंट, और उसके बाद लोकसभा। अंग कितने हैं, तो बताना, अंग होते हैं सर 3, तीनों लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते सदन, तो सदन होते हैं 2। कौन कौन से, एक लोकसभा और दूसरा हमारा राज्यसभा। तो सदन होते हैं 2, अंग होते हैं 3। अंग आपके सामने, सदन में क्या हट जाएगा, राष्ट्रपति हट जाएगा। संसद का प्रावधान हमारे कौन से अनुच्छेद में है, तो बताना 79 में है। उसके बाद राज्यसभा की बात करेंगे तो 80 हो जाएगा, और लोकसभा 81 हो जाएगा। क्रमशः है तीनों, और सरला के नाम से आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, सही है। क्रम आ जाएंगे, अनुच्छेद भी आ जाएंगे 79, 80 और 81, सही है। जबकि राष्ट्रपति महोदय किसमें, हमारे आर्टिकल 52 में इनका प्रावधान है, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में ये बात हो रही है, तो ये हो रही है हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में, सही है। और किस सदन का नहीं होता, तो बताना आंसर हमारा राज्यसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता, तो बताना वो संस्था हमारी राज्यसभा है। और व्यक्ति किसकी बात हो रही है, उपराष्ट्रपति की ये हमारी बात हो रही है। किसकी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। और ये किस अनुच्छेद में आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में इनका प्रावधान है। ये जो 3-4 अनुच्छेद बताए, आप इन्हें लिखते हुए चलना, चीजें सब धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्राचीन भारत से क्वेश्चन। और क्या पूछा गया इसमें, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिभाषित किया गया या परिचित किया गया, ये बताना है। मतलब शूद्र का उल्लेख हमारे कौन से मंडल में मिलता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। बताइए किस मंडल में दिया गया है, ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। मंडल के ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो बताना सर 10 मंडल है। 10 मंडल में जो हमारा पहला है और जो 10वां है, ये दोनों क्या है, नए मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10, और पहला और 10वां दोनों नए हैं। और इनमें से पूछा जाए सर एक बताओ, तो बताना 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। तो मंडल कितने हैं, 10। उसके बाद अष्टक कितने हैं, पूछा जाए ऋग्वेद में अष्टक, तो बताना 8 अष्टक है। उसके बाद नेक्स्ट ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो बताना 1028 सूक्त हैं। जबकि श्लोक की कितनी बात की गई है, 10,462 क्या है श्लोक है। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया था, किस में शूद्र शब्द को परिभाषित किया गया है, तो बताना 10वें मंडल में। किसमें किया गया है, 10वीं या 10वें मंडल में परिभाषित किया गया है। और 10वां ही मंडल सबसे नया मंडल भी है, ये याद रखना है, ठीक है। जबकि पहला और 10वां दोनों नए हैं, लेकिन दोनों में तुलना करोगे तो 10वां जाएगा। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, याद रखना। अथर्ववेद सबसे नया वेद हो जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया गया हमारा, क्या पूछा है, घटिका क्या थे या क्या थी, कुछ भी है बताइए। ये आपने कई जगह पढ़ी होगी, जब सिंधु सभ्यता पढ़ी होगी, वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, उस समय भी थी। उसके बाद बौद्ध धर्म के समय भी थी, और जैन धर्म के समय भी थी, और आगे चल के भी बनती चली गई। बताइए क्या थी। पहला दिया गया ऑप्शन जैन के बारे में दिया, जैन शिक्षण संस्थान नहीं था, बौद्ध संस्कृति का केंद्र भी नहीं था। तो क्या था ये, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण की संस्था थी, क्या कहलाती थी, घटिका कहलाती थी। जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो यही घटिका क्या होती थी, ये इंटरव्यू लेने का कार्य करती थी, सही है। तो घटिका क्या थी बताना, एक उच्च ब्राह्मणों की संस्था थी, जिसे क्या कहते हैं, घटिका कहते हैं। प्राचीन भारत में हमें देखने को बहुत जगह मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या पूछा गया है, भारत और पश्चिमी एशिया में
मानसून मार्ग की खोज किसने की थी बताइए। भारत और पश्चिमी एशिया की बात हो रही है, दोनों में मानसून मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है, बता देना ऑप्शन नंबर सी, हिप्पाल्स। इसके द्वारा भारत और पश्चिमी एशिया में किसकी खोज की गई, मानसून की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी से, इससे पिछला भी ज्योग्राफी से था। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है बताइए। मुलायम लकड़ी की बनों के लिए कौन सा क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला दिया गया मानसून, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मरुस्थल तो होना ही नहीं है, उसके बाद टुंड्रा प्रदेश, और उसके बाद शीतोष्ण प्रदेश। बताइए क्या आंसर इसका होगा, तो बताना। जो हमारे शीतोष्ण प्रदेश होते हैं ये हमारे मुलायम लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन क्या दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है बताइए। नागार्जुन पूछा है किस नदी पर है, बताइए किस नदी पर, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। अर्जुन आ गए तो कृष्ण जी भी आ जाएंगे। ठीक, नागार्जुन किस पर है, कृष्णा नदी पर है। अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारी नागार्जुन परियोजना है ये हमारे किस राज्य में बताइए। ये हमारे तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश है। ठीक है, दोनों ही याद रखना, आप एक याद मत रखना, खाली एक में नहीं है, दोनों में है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आते हैं। ठीक है, नागार्जुन परियोजना के बारे में जो जानकारी है। उसके बाद नेक्स्ट नदी पूछी जाए तो कृष्ण आ जाएगी। नेक्स्ट बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है, भारत में पूर्वी तट की बात हो रही है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन या बंदरगाह प्राकृतिक पत्तन नहीं है। कौन सा हमारा प्राकृतिक नहीं है, पूर्वी तट की बात की गई है, इस तट की बात की गई है, बताइए। पूर्वी तट के बारे में पूछा गया है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक पत्तन के अंतर्गत नहीं आता, बताइए किसके बारे में ये बात की जा रही है। तो याद रखना, पूर्वी तट पर हमारा जो प्रसिद्ध दिया गया है कौन सा नहीं है, तो प्रमुख हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। तो ये कैसा है, ये हमारा कृत्रिम और सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन भी ये आता है, ठीक, और सबसे बड़ा भी आता है, कृत्रिम बड़ा है ये। सबसे बड़ा कैसा है तो बताना, ये हमारा कृत्रिम बड़ा है, सही है, और सबसे पुराना भी है, प्राचीन भी ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि हमारे यहाँ 13 बंदरगाह तो बड़े हैं, कितने 13, और 200 से अधिक कैसे हैं हमारे छोटे बंदरगाह। ये जो हमारे 13 बड़े बंदरगाह, इसमें से 3 बंदरगाह हमारे एक ही राज्य में आते हैं, तमिलनाडु में। ये जानकारी आपको याद रखनी कि हमारे बड़े बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में, तो बताना तमिलनाडु में है। कौन कौन से, तो एक तो हमारा चेन्नई आ जाता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है एन्नोर, और तीसरा तूतीकोरिन। चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 हमारे तमिलनाडु में आते हैं, सही है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं कांडला। तो सभी को पता हो कांडला कैसा बंदरगाह हमारा है, ज्वारीय बंदरगाह है, और कोलकाता बंदरगाह हमारा हुगली नदी पर स्थित है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, सही है। आगे देखते हैं जो हमारा दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, कौन सा हमारा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा है विश्व का सबसे घना बसा द्वीप, सबसे अधिक आबादी, सबसे घना बसा द्वीप कौन सा, तो बताना जावा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए होन्शु, तो बताना टोक्यो। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, कौन से द्वीप पर है, बताना होन्शु द्वीप पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूशु द्वीप पर क्या है, तो बताना नागासाकी, सही है, जहां पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। तो ये वही जगह है नागासाकी। कौन से द्वीप पर आता है हमारा, क्यूशु द्वीप पर। क्यूशु द्वीप पर क्या है, नागासाकी।
होन्शु द्वीप पर क्या है, हमारी राजधानी, हमारी नहीं है, जापान की टोक्यो, और जावा घना बसा है। उसके बाद अगर पूछा गया है सबसे बड़ा द्वीप तो बताना ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगर पूछा जाए ग्रीनलैंड जो है हमारा, इस पर किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका, डेनमार्क का अधिकार है। ठीक, याद रखना किस लिए प्रसिद्ध है ग्रीनलैंड, तो ये अपना दूध के लिए और हरी घासों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक खाड़ी आती है जिसका नाम है बैफिन की खाड़ी। सही है, प्रसिद्ध खाड़ी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग, देखो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। जनसंख्या की बात हो रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने % जनसंख्या एशिया में है, बताइए कितनी जनसंख्या है एशिया में। अब देखो जनसंख्या की बात की गई है तो बताना, जनसंख्या है 2/3। कितनी है, 2/3 जनसंख्या पूरे विश्व की सिर्फ एशिया में। एशिया को क्या बोलते हैं तो बताना, एशिया को सभी धर्मों का पालना बोला गया है। सभी धर्मों का पालना अर्थात सभी धर्म यहाँ पलते हैं एशिया में, तो सभी धर्मों का पालना किसे बोलते हैं, एशिया को बोलते हैं। सही है, एशिया के बारे में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले यहीं रहते हैं, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब यहीं पर हैं। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि बात कर लेते हैं हमारा जो एशिया है और हमारा यूरोप महाद्वीप, इनके बीच में कौन कौन से पर्वत आते हैं तो बताना। इसके बीच में हमारा काकेशस पर्वत आता है, उसके बाद एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत आता है। ठीक है, और एशिया और यूरोप के बीच ही क्या आता है हमारा, भूमध्य सागर। ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको याद रखना कि एशिया और यूरोप के बीच क्या क्या आते हैं तो बताना, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत और काकेशस, इसी के मध्य आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एशिया और हमारा अफ्रीका के बीच, एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या आते हैं तो बताना सुएज नहर, ये हमें अलग कर देती है सुएज नहर। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच, एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच क्या आता है तो बताना बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि आती है। ठीक है, क्योंकि बेरिंग जल संधि अलग कर देती है एशिया और उत्तर अमेरिका को। तो ये जानकारी याद रखना एशिया के बारे में कि एशिया किन किन चीजों से अलग होता है महाद्वीपों से, जबकि सभी धर्मों का पालना किसे बोला गया है, एशिया को ही बोला गया है। और कितनी है जनसंख्या तो बताना 2/3। अगर होता क्षेत्रफल तो बता देते सर 1/3। अब देखो क्वेश्चन क्षेत्रफल से होता तो 1/3, जनसंख्या से तो 2/3। इस तरह से याद रख लेना, सारी दुनिया का लगभग 60-65% यही रहती है एशिया में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव निम्न में से कौन से देश से संबंधित है। भारत से तो होने नहीं है, काट दो, ये तो होना ही नहीं है। अब बताइए पुर्तगाल, केन्या या इसमें से कोई नहीं। पूछे गए हमारे यूएनओ के महासचिव, तो यूएनओ के महासचिव के बारे में याद रखना, एक तो ये हमारे 9वें नंबर के वर्तमान यूएनओ के महासचिव कौन से नंबर के, 9वें नंबर के। बात क्या, नो सॉरी, नाम क्या है, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस इनका नाम है। किस देश के हैं तो बताने ये पुर्तगाल के। सही है, यूएनओ के बारे में और जो जानकारी याद रखनी है आपको, पूछा जाए इनके पहले महासचिव कौन थे तो पहले महासचिव इनके ट्रिग बेली थे। कौन थे पहले महासचिव, ट्रिग बेली। यूएनओ के कितने अंग होते हैं, इसके अंगों की संख्या 6 है। जबकि पूछा जाए कितनी भाषाएं होती हैं तो भाषा भी इसकी 6 है। ठीक, उसके बाद स्थापना बात कर लेते हैं यूएनओ की 1945 में, और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना वर्तमान महासचिव और पहले महासचिव भी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्विट जल, क्विट जल किस देश की मुद्रा है? क्विट जल के बारे में पूछा गया, किसकी मुद्रा है ये बताइए? अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीनो पीसो होती है, अर्जेंटीना की होती है अर्जेंटीनो, और उसके बाद लगा होता है पीसो। उसके बाद नेक्स्ट ग्वाटेमाला, इसी की ही होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि ब्राजील की क्या होती है मुद्रा? रियल है। क्या है? ब्राजील की होती तो रियल होती, अर्जेंटीना की अर्जेंटीनी पीसो होती। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कोलंबिया, कोलंबिया की कोलंबिया पीसो है। तो कोलंबिया की कोलंबिया पीसो, अर्जेंटीना की अर्जेंटीनो पीसो जो दी गई है। क्विट जेल ये किसकी है? ग्वाटेमाला, और उसके बाद ब्राजील की रियल। ये चारों जो देश दिए गए हमारे दक्षिण अमेरिका के देश दिए गए। सही है, याद रखना इस तरह से पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है जो मुद्राएं पूछी जाती है ये तो हमारी रीजनिंग में भी आ जाती है, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन करना हमें बहुत जल्दी, बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? बताइए किसके बारे में ये हमारी बातें की जा रही हैं? क्या आंसर हमारा होने वाला है? तो ये जो बात हो रही है इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुसेह अंसारी। अनुसेह अंसारी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक रही हैं। ठीक, नाम याद रखना इनका। उसके बाद नेक्स्ट, जबकि कुछ को लग रहा होगा कल्पना चावला, कल्पना चावला पर्यटक नहीं थी, ये तो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, कब गई थी तो याद रखना 1997 में गई थी। ठीक, किस यान से गई थी? क्योंकि ये रास्ते में ही मर जाती है, तो यान का नाम याद रखना कोलंबिया यान था। क्या नाम था? कोलंबिया यान। जबकि एक और महिला है हमारी सुनीता विलियम्स, ये कब गई थी तो बताना, ये 2006 में जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था अंतरिक्ष पर्यटक से क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि अंतरिक्ष में जाने वाली पूछा गया था। सही है, तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किस राज्य का है? पवन ऊर्जा के बारे में पूछा गया, बताइए। देखो अगर क्वेश्चन पूछा गया पवन ऊर्जा तो बता लेना तमिलनाडु। पवन ऊर्जा कहां पर है? हमारे तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट होती है जो गुजरात है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होती है ज्वारीय ऊर्जा। अगर क्वेश्चन ज्वारीय ऊर्जा से होता तो गुजरात हो जाता। राजस्थान में कौन सी है? इसमें होती है हमारी सौर ऊर्जा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया पवन ऊर्जा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु, ज्वारीय होता तो गुजरात हो जाता, सौर ऊर्जा होता तो राजस्थान हो जाता। ठीक है, तीनों ऊर्जा है, याद रखना। तीनों से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताइए मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया हमारा मध्यकालीन भारत से। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने के बारे में याद है, इबादत खाने में बुलाया गया था? बताइए इबादत खाने किस गुरु को बुलाया गया था? अकबर के कहने पर ही बुलाया गया था, आपको याद रखना है। बताइए क्या इसका आंसर हमारा होने वाला है? देखो इबादत खाने के बारे में जब कभी भी क्वेश्चन बने तो आप एक चीज याद रखनी, छोटी सी ट्रिक है, इसे बोलते हैं हम इमाद। अब इमाद से क्या तो बताना, पहला ईसा आ जाएगा, इबादत खाना, इबादत खाना। इबादत खाना कहां था तो याद रखना ये हमारा फतेहपुर सीकरी में था। और इसकी इबादत खाने की फतेहपुर सीकरी में स्थापना कब की गई थी? 1575 में की गई थी। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कब बनाया गया? 1575। किसके द्वारा? अकबर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किसे बुलाया गया था? ई से इबादत खाना। उसके बाद एक नाम आया मैं से, तो मैं से क्या आ जाएगा? इसमें हो जाएगा मजहरनामा। मैं से मजहरनामा। मजहरनामा की स्थापना कहाँ की गई थी तो बताना है, सेम जगह फतेहपुर सीकरी में। कब की गई थी तो बताना, 59 में की गई थी, 1559 में। ये 75, ये 59। तो ई से इबादत खाना, मैं से मजहरनामा। अकबर जिसके लिए जाना जाता है दीन ए इलाही, दै से दीन ए इलाही,
इसे ही बोला जाता था तौहीद ए इलाही। ठीक है, याद रखना, तौहीद ए इलाही भी है, दीन ए इलाही भी। इसकी स्थापना कब की गई तो बताना, 1582 में। कहां की गई थी? सेम फतेहपुर। फतेहपुर। अब देखो, इमाद वाली चीजें, इबादत खाना, मजहरनामा और दीन इलाही, सब कहां है? फतेहपुर। जब फतेहपुर इतना ही प्यारा है तो कुछ और भी कंडीशन रही होगी फतेहपुर की, तो कहना हाँ सर थी, कि अकबर ने 1571 में, सन याद रखना, फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। कब तो बताना, 1571 में राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को अकबर ने। जबकि अकबर एक और राजधानी बनाता है 1585 में। 1585 में अकबर राजधानी बनाता है लाहौर। ठीक है, तो लाहौर किसके द्वारा राजधानी बनाई गई? अकबर। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाई गई? अकबर। ठीक है, ये देखो अकबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं किसे बुलाया था इबादत खाने में, तो बताना ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए, कोई परेशानी नहीं है। जो दिया गया व्यक्ति का नाम याद रखना, क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषोत्तम को बुलाया था कहां? इबादत खाने। सही है, ये जानकारी इमाद, इसकी ट्रिक है, आपको याद रखना। इससे अलग एक चीज और बता देता हूं मैं, आपको याद रखना है। देखो मैं इसे हटा देता हूं, अकबर के बारे में है, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना। दया जब, दया और जब अकबर द्वारा किए गए कार्य हैं। पहला क्या है? दास्ता को समाप्त कर देता है अकबर। उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा आपका यात्रा कर, हिंदुओं से जो यात्रा कर लिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उसके बाद जितने भी युद्ध बंदी व्यक्ति होते थे सबको रिहा कर दिया गया। तो दया जब से आ जाएगा। जैसे क्या दास्ता कब समाप्त किया था तो बताना 1562। उसके बाद यात्रा कब बताना 1563। जजिया 1564। उसके बाद बंदी कब रिहा कर दिए 1565। ठीक है, तो देखो क्रम भी है और दया जब भी आ जाएगा, जबकि इमाद भी बताया और दया जब भी, ये चीजें हैं, इसके बारे में याद रखना। सही है, उसके बाद नेक्स्ट, अकबर को मुगलों का वास्तविक संस्थापक बोला गया है। सही है, ये जानकारी आपको याद रखना। जबकि संस्थापक कौन था? बाबर। जबकि वास्तविक पूछा जाए, वास्तविक रियल कौन था तो बताना अकबर था। जैसे जैसे चीजें आती चली जाएंगी आपके सामने बताते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए। तो भुवनेश्वर जो शहर है हमारा, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कुआखाई के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आप सर्च मत करना, यही आंसर है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है। आप गूगल कर सकते हो, महानदी गलत आंसर दिया गया है, यही आंसर है कुआखाई। झेलम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके किनारे श्रीनगर है, जो अशोक द्वारा बनाया गया था। कावेरी के किनारे टीपू सुल्तान की राजधानी आती है, नाम क्या है बताना? श्री रंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी। और एक और आता है, प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत का ही है, तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी। झेलम पाए तो श्रीनगर, और भुवनेश्वर पूछा जाए तो बताना कुआखाई नदी के किनारे स्थित है भुवनेश्वर। आप प्लीज महानदी मत लगाना, टेंशन न लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसा पहला ही क्वेश्चन था हमारा, सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो दिया गया है नेक्स्ट। क्या पूछा गया है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या था? बताइए, क्या दोनों में मतभेद था बताना है आपको। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और चीजें भी बताई जा सकती है और डिटेल में भी बताया जा सकता है, लेकिन हमारे ये जो है क्वेश्चन फिर कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि लगभग एक क्लास में हमें 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट भी करने हैं और इतनी ही मिनट में अपनी क्लास भी तैयार करनी है। ठीक है, तो ये टाइम है जो, वरना अगर लंबा पढ़ाया जाता तो फिर तो पूरा विस्तार पूर्वक हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में आपको याद रखना कि इनकी पूछी जाती है प्रथम भाषा क्या थी, या महावीर स्वामी की प्रथम भाषा क्या थी, तो बताना इनकी प्रथम भाषा आ जाएगी अर्ध मागधी। अगर प्रथम आए तो अर्ध मागधी, जबकि मेन पूछी जाए तो बताना प्राकृत थी, आपको सबको पता है। जबकि बौद्ध धर्म की पूछी जाती है तो बताना क्या आती है? पाली। जबकि महायान शाखा की तो बताना संस्कृत थी। जैसा चीजें बताई हैं आप इसी तरह से आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लेना। सही है, दोनों ही देखो, हम एक चीज को रट के चलते हैं कि जैसे जैन धर्म आएगा हम प्राकृत लगा देंगे,
बौद्ध धर्म आएगा हम पाली लगा देंगे, ठीक है, और इसी तरह से अपना रायता फैला लेंगे। ये काम अपना नहीं करना। लेकिन अगर भैया पहली पहली पूछ लिया तो अलग हो जाएगा। पहली पूछी जैन धर्म की तो अर्धमागधी, उसके बाद बौद्ध धर्म की बात की महायान शाखा की बन जाती है संस्कृत, और यही कारण था इनका जो मतभेद होते चले जाते हैं इनमें। सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट चले। जब अपनी क्लास होगी आराम से डिस्कस करेंगे, बैठ कर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित संशोधन का चयन करें। देखो पहली बात तो संशोधन नहीं लिखा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा संशोधनों का चयन करें। आप इस बात से पकड़ सकते थे कि संशोधनों की बात हो रही है ना, तो ये तो बहुवचन है, क्योंकि हम हिंदी भी पढ़ते हैं। जब बहुवचन की बात है तो दो होंगे। अब दो कौन कौन से होंगे, दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। 64वां संविधान संशोधन, यह हमारा पंचायती राज का पहला संविधान संशोधन है। ठीक, पंचायती राज का पहला संविधान संशोधन कौन सा है तो बताना। 64वां संविधान संशोधन है। इसे लाने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना, क्या था, राजीव गांधी। राजीव गांधी था, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लेकिन होता क्या है, आपको डेट भी याद रखना, हमारे 21 मई 1991 राजीव गांधी की आकस्मिक क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। मृत्यु तो नहीं होती, हत्या कर दी जाती है। और होता क्या है, ये जो हमारा 64वां संविधान संशोधन है, लोकसभा में तो पारित हो जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये राज्यसभा में क्या होता है, रुक जाता है। तो ये जो संविधान संशोधन है 64वां, ये पेंडिंग में पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक व्यक्ति आते हैं हमारे, नाम है उनका पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हन राव हमारा 73वां संविधान संशोधन लाते 1993 में, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे देते हैं। तो जो दिया गया है पंचायती राज से संबंधित, तो एक तो हमारा भैया 64वां भी है, राजीव गांधी लाए थे। उसके बाद जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो पीवी नरसिम्हन राव लाए थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। आपको यह भी याद रखना कि राजीव गांधी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, इनके काल को क्या बोला जाता है, तो राजीव गांधी के काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल बोला जाता है। कि किस प्रधानमंत्री के काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल बोला जाता है, तो कहना हमारे राजीव गांधी ही थे वो। सही है, चीजें हैं दोनों याद रखना जो बताए गए 64 और 73। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, चांदी का सिक्का था सर्वप्रथम किसने चलाया था, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया चांदी का सिक्के के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा सर्वप्रथम चलाया गया था, बताओ चांदी के सिक्के के बारे में। देखो ये जो चलाया गया था शेरशाह सूरी के बारे में चलाया गया था, शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। शेरशाह सूरी के बारे में जो अन्य जानकारी याद रखने की, इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था शेरशाह सूरी का, फरीद खान, ठीक है। जबकि ये जो फरीद खान अर्थात शेरशाह सूरी था, इसने एक बार एक शेर मार दिया होता है। तो एक व्यक्ति होते हैं वार खां लोहानी, तो इस फरीद खां को वार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी, तो तब से इसका नाम शेर शाह पड़ जाता है। जबकि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो फरीद खान इसका वास्तविक नाम था। सही है। अब चांदी का इसने सिक्का चलाया था, इसे क्या बोलते थे हम, इसे बोलते थे हम रुपया। तो चांदी का रुपया पूछा जाता है किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। उसका शेरशाह सूरी ने ही एक सिक्का चलाया था सोने का, उसका क्या नाम है तो बताना, अशरफ। अशरफ, शेरशाह सूरी ने सोने का अशरफ चलाया था। जबकि तांबे का सिक्का चलाया था उसका नाम था दाम। तो ये तीनों सिक्के शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए, दाम, अशरफ और रुपया, ठीक है। जबकि शेरशाह सूरी के बारे में अन्य जानकारी कि पटना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पूछा जाता है। पटना जो हमारा गंगा और सोन नदी के संगम पर है, सही है। पटना का जो नाम पूछा जाता है, पटना का प्राचीन नाम तो बताओ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पूछा जाए, पाटलिपुत्र का और पुराना नाम बताओ तो बताना, कुसुमपुरा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका नाम था कुसुमपुरा। तो कुसुमपुरा से बना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से बना पटना, ठीक। कौन सी नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के। उसके बाद नेक्स्ट शेरशाह सूरी के समकालीन एक व्यक्ति आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी।
सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट शेरशाह सूरी, जीटी रोड इसी के द्वारा बनाई जाती है। जीटी रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। सही है, शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? घाघरा का युद्ध लड़ा गया, बताइए घाघरा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? घाघरा के युद्ध के बारे में, घाघरा के युद्ध के बारे में पहले मैं बता देता हूं कि ये कहां लड़ा गया, तो बताना। उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था, क्योंकि घाघरा वर्तमान में कहां है? गोरखपुर में। कहां है घाघरा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में युद्ध लड़ा गया, किस किस के बीच लड़ा गया बताना। तो ये लड़ा गया था आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच। कब लड़ा गया था ये भी याद रखना, 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। बाबर और, ठीक है, लोदी शासक थे, क्या नाम थे? महमूद लोदी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का। कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था, ठीक, ये भी याद रखना। उसके बाद सी में हुमायूं और शेरशाह सूरी द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा हमारा चौसा का युद्ध, और दूसरा आ जाता हमारा बिलग्राम का। चौसा और बिलग्राम के दोनों युद्ध लड़े गए हैं शेरशाह सूरी द्वारा और हमारे हुमायूं द्वारा। चौसा का कब लड़ा गया? 1539, और जबकि बिलग्राम का 1540 में। महत्वपूर्ण है, इससे अलग की जानकारी कि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं से आगरा छीन लेता है, जबकि बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी क्या छीन लेता है? दिल्ली छीन लेता है। उसके बाद नेक्स्ट राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य भी एक युद्ध लड़ा गया था, युद्ध का नाम क्या है? खतौली का युद्ध, ठीक है, याद रखना। तो ये युद्ध के बारे में जानकारी थी, कुछ भी पूछा जा सकता है, आराम से पढ़ते हुए चलो, समझते हुए चलो। एक ही क्वेश्चन में पढ़ो, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो अपने घूम ही जाए। अगला क्वेश्चन बताइए, आज इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? सही है, चलो यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे विस्तार पूर्वक यहीं से शुरू करूंगा, इसी जगह से, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। इसका आंसर आप बताना, जबकि मैं बताऊंगा कि जजिया कर का इतिहास क्या था, कहां से अपना शुरू हुआ था। सर्वप्रथम जजिया कर हमारा किससे लिया गया था, तो बताना। यहूदियों से लिया गया था। किससे लिया गया था? सर्वप्रथम जजिया कर यहूदियों से लिया गया था। आपको बताना है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। उसके बाद मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो अपना फीडबैक देना। उसके बाद एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।